नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते अमेरिका। इस खास विशेष मेगा कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सुबह 10 बजे से आप देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक के बाद एक दुनिया के एक बड़े फोरम पर झूठ बोले चले जा रहे हैं, और इसी कड़ी में अब एक और झूठ के साथ उनकी धमकी को आगे रखना है। कश्मीर को लेकर इमरान झूठ बोलते हैं, इमरान के तालिबान प्रेम को लेकर दुनिया को धमकाते हैं। यूएन के मंच से वो धमकी भरा लहजा अब आपको सुनवाने का वक्त आ गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर तालिबान को मौका नहीं दिया, अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी, तो फिर समझ लीजिए दुनिया के लिए तालिबान खतरा बन जाएगा। और ये जब समझ लीजिए वाला लहजा आया तो लगा ऐसे जैसे पूरी दुनिया को इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि देखो तालिबान, अगर तुमने उसकी न मानी तो फिर वो किसी की नहीं मानेगा। सुनिए आप। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. The world needs to know why the Taliban are back in power. All the world has to do is do a deep analysis of why 300,000 well-equipped Afghan army, and remember, Afghans are one of the bravest nations on earth. Why did this 300,000 Afghan army give up without a fight? The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. सुना आपने, तालिबान के लिए फील्डिंग कर रहे हैं ये पुराने क्रिकेटर, और सिर्फ फील्डिंग नहीं, बकायदा मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के आगे धमकी भरे लहजे में बता रहे हैं सुधर जाओ, क्योंकि ये जो ना सुधरने वाला तालिबान है ये तो कभी ना सुधरने वाला। तो सुधर कैसे जाओ, इसे मान्यता दे दो। इस मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले ये बता देना चाहती हूं कि इस बड़ी कवरेज में लगातार आपको हर अपडेट मिलने वाला है। अमेरिका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए में अपना संबोधन करने वाले हैं। जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ, मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। अच्छा रुक जाइए, पहले ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम आप देख लीजिए, यूएन में तालिबान के लिए फील्डिंग करते हुए इमरान खान को गौर से देख लीजिए, और तालिबान पर क्वाड देशों का रुख भी आप समझ लीजिए। इनफैक्ट अगर इसको और डिटेल में आपको समझना है तो आपको सुनना होगा पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब को, जो स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं, दीपक वोरा साहब को, जिनको कई लोग देखकर बड़े हुए होंगे। स्क्रीन पर जब वो आते थे तो एक मैजिक छा जाता था, और पूर्व राजनयिक भी हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, दीपक वोरा साहब और विवेक काटजू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्रणय उपाध्याय, लगातार अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो या फिर अमेरिका में पहली बार इन दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों की आपस में मुलाकात हो, बहुत नज़दीक से नज़र बनाए हुए हैं। प्रणय, तो मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूँ और उसके बाद मेरे दोनों खास मेहमानों के पास जाऊँगी। प्रणय, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, स्पेशली इमरान खान को सुनने के बाद, या फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमरान क्या कहें? देखिए, इमरान के भाषण का जवाब तो भारत की जो फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे हैं उन्होंने दे दिया राइट टू रिप्लाई में, और जो बातें इमरान के भाषण को काटने के लिए या रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए ज़रूरी थी वो तमाम यूएन के रिकॉर्ड पर रख दी गई। प्रधानमंत्री का भाषण निश्चित रूप से उस कद और उस ओहदे के हिसाब से होगा जो भारत का यूएन के मंच पर है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज़्यादा आबादी वाला लोकतंत्र, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और साथ ही दुनिया में तमाम मुद्दों के दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। तो इस हैसियत के अनुसार प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा उसके अंदर आपको व्यापक मुद्दे नजर आएंगे। जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके इश्यूज पर बात होगी, निश्चित रूप से टेररिज्म के मामले पर बात होगी, लेकिन भारत की जो बात है वो यही है रुबिका कि टेररिज्म को नजरअंदाज करना दुनिया के लिए महंगा साबित हो सकता है,
टेररिज्म में भेदभाव करना दुनिया के लिए महंगा साबित हो सकता है। और ये बात भारत के सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स कहते रहे हैं बीते 20 सालों से, और उसे नजरअंदाज करने का खामियाजा दुनिया ने देखा है 9/11 के शक्ल में या तालिबान के रिटर्न के शक्ल में कि गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच अंतर करने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन इमरान के भाषण की आपने बात की रुबिका, मैं एक छोटी सी बात में इस चीज को कंप्लीट करना चाहूंगा कि इमरान अपने आप को अफगानिस्तान में आतंकवाद का विक्टिम बता रहे हैं, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में हुए आतंकवाद से सबसे ज्यादा अपनी जेबें भरी हैं। अगर यूएस ट्रेजरी के अकाउंट्स को आप देखें तो 2002 से 2018 के बीच में $18 बिलियन वॉर ऑन टेरर पे एड के तौर पर पाकिस्तान को दिया गया है। यानी ये मुनाफे का सौदा है जिसमें अपने आप अपने घाव दिखाकर भी सौदे किए जाते हैं और इस घाव से जेब भरी जाती है। जेबें किसकी भरती हैं ये पाकिस्तान ज्यादा बेहतर बता सकता होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसका आर्थिक फायदा भी पाकिस्तान ने ही सबसे ज्यादा उठाया है। अफगानिस्तान को कम हुआ है इसका फायदा। जी मेरे साथ विवेक काजू साहब भी हैं। काजू साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वो मैं रखूंगी और उस पर हम डिबेट कर भी सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मैं सच में ये जानना चाहती हूँ काजू साहब, आपने वो गुड 25 मिनट 16 सेकंड का भाषण इमरान खान का अगर सुना हो, आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन 2 लफ्जों में कह दूं, और माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बकवास। इमरान खान पहली चीज कह रहे हैं कि तालिबान को इंसेंटिवाइज करो, यानी उनको ऐसा लोभ दो कि वो आपकी बात माने। अब इसमें हकीकत ये है कि अगर किसी को इंसेंटिवाइज करो तो वो फिर और आगे मांग करता है, वो उस एक मांग पे अटक नहीं जाता। मुझे एक आपको दिलचस्प लगेगा और आपके जो दर्शक हैं उनको रोचक लगेगा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, वो अवैध है लेकिन होती है, वो सब दुनिया जानती है। एक बार 2002 में और 2003 में ब्रिटेन उसको रोकने का इंचार्ज था। अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां पे इंसेंटिवाइज करने के लिए उनसे कहा अफगानिस्तान के किसानों को कि अगर तुम्हारा जो खेत है जिसमें तुमने अफीम लगाई है उस अफीम नष्ट कर दो तो हम तुम्हें उसके मुआवजा देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जहां पर एक खेत में अफीम लगाई जा रही थी, बोई जा रही थी, वहां पर 50 खेतों में लगाने लगे लोग कि क्योंकि लगाते जाओ तो पैसा मिलता जाएगा। अब यही चीज है जो यहाँ पे अप्लाई करती है। अगर एक बार आपने इंसेंटिवाइज कर दिया, यानी ये तो अफगानिस्तान में तालिबान के ब्लैकमेल की हिमायत में। मैं ये जानता हूं, ये आपसे कहूंगा कि तालिबान से देश दुनिया बात कर रही है और बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, लेकिन उस बातचीत में उनको साफ बताना चाहिए कि ये हमारी लाल रेखाएं हैं, इसके आगे आप मत जाइए। हमने भी तालिबान से बात करी है। दोहा में आपको याद होगा हमारे राजदूत तालिबान से मिले, तालिबान के नुमाइंदे अब्बास तानिकजाई आए हमारे राजदूतावास में, वहां से मुलाकात हुई और उन्होंने जो हमारी लाल रेखाएं हैं उनको तानिकजाई को, राजदूत ने तानिकजाई को साफ साफ बताई। ये होता है तालिबान से बात करना का प्रोसेस। नहीं विवेक, इस पर बात करनी है, ये थोड़ी कि उनसे कहा जाए कि तुम ब्लैकमेल करते जाओ, हम ब्लैकमेल होते जाएंगे। अब इस बात को इसलिए और अच्छे से समझा जा सकता है इस मसले पर। मैं जानती हूँ विवेक काजू साहब, और मुझे लगता है दिस इज द टाइम जब ये कन्फेशन हो सकता है कि आपकी और मेरी इस मसले पर हर बार चर्चा हुई और ये भी हुआ कि नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती और मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। हालांकि आपके एक्सपीरियंस के आगे एकदम अदनी हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक्सपीरियंस चीज़ क्या होती है, कि आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आप एंगेज करेंगे, और यही हिंदुस्तान को करना है, कीप एंगेजिंग देम, दीपक वोरा साहब। लेकिन जब अमेरिका ये कहता, माफ कीजिएगा, ये इमरान खान कहते हैं कि देखिए अगर आपने इनको रिकग्नाइज नहीं किया तो फिर हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये खतरा बन जाएगा, मैं इसे साफ लहजे में धमकी कहती हूं और कुछ नहीं।
बस मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि बीच में ये होगा, दीपक साहब को मेरी आवाज़ बहुत लेट पहुंच रही है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। सो मैं दर्शकों के लिए बता रही हूँ, दीपक साहब तक मेरी आवाज़ कुछ 10-20 सेकंड। आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया इसी चैनल में शरीक ले होने का, जाइए। और आपके साथ मेरे सहयोगी हैं विवेक कारजू। उनकी नॉलेज और इंटेलेक्ट मुझसे कहीं ज्यादा है, दूसरे भी आपके मेहमान हैं। आपने मेरी तारीफ की थी, आप मेरी बेटी की उम्र की हैं, आपका जन्म नहीं हुआ था जब मैं टीवी आया करता था, बट थैंक यू वेरी मच। ये सबसे विवेक कारजू साहब ने सही तरीके से कहा है कि ओके मेरी आवाज आ रही है आप तक? लेट आएगी सर, मैं बात करने से बच रही हूँ क्योंकि फिर वो जब पहुंचेगी तब आप कुछ और कह रहे होंगे और बीच में फिर डिस्टरबेंस आ जाएगा। कैन यू हियर मी? यस सर, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तब तक मैं ओके इतना कहना चाहता था कि इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजा था यूनाइटेड जी, जो ओके ओके तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन अटेंड करने के लिए इमरान खान पर्सनली नहीं गए थे मिस्टर काजी। उसके दो कारण हैं। एक इसका कारण यह है कि बहुत महंगा होता है वहां जाना। 2 साल पहले तो सऊदी अरेबिया ने अपना जहाज दिया था, उसमें वो गए थे, और बाद में उन्होंने नाराज होके उनको बूट आउट कर दिया था डेलीगेशन को। दूसरी चीज, उनको ये डर था कि साथ ही में वॉशिंगटन शहर में कहीं इंटरनेशनल टेररिज्म और पाकिस्तान के रोल पे बातचीत ना हो। वो बिल्कुल हुई, कमला हैरिस ने अपने आप किया था। सो इन 2 कारणों के 2 रीजंस कि ये नहीं गए वहां पर UNGN असेंबली करने के लिए। लेकिन उनकी स्पीच थी, उसमें एक ही मुद्दा मैं देखता हूं, इंडिया इंडिया इंडिया। पाकिस्तान को मेरा ख्याल ये OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। दे आर स्टक इन अ टाइम वॉर। दुनिया बदल चुकी है सर, आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं पे फंसा हुआ है। सो मैम, जो आपने कहा है ये सही है कि बिल्कुल भी हम लोग रिवॉर्ड्स नहीं देंगे किसी को जिन्होंने हुकूमत या सत्ता ली है वायलेंस के आधार पर, और जिनका जो पास रिकॉर्ड है आतंक बहुत बड़े अक्षरों में वहां लिखा हुआ है। एंगेजमेंट होगी, रिकॉग्निशन या शाबाशी अपलॉज नहीं होगी। यही अब हम देखना चाहते हैं, उनकी एक्शंस आगे क्या होंगी। और अभी तक जो हमने उनके एक्शंस देखे हैं वो सही नहीं है। पाकिस्तान ने ये कहा कि तालिबान 2 will be better than Taliban 1. I agree entirely. It will be worse. अलग होगी लेकिन और खराब होगी। और मैं यहाँ पर इस मुहावरे का इस्तेमाल करने से कतई नहीं कतराती हूँ, हर बार कहती हूँ, और तालिबान के संदर्भ में कहती हूँ कि अब ये वो बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा आ चुका है। उस्तरा है अमेरिका के हथियार, उस्तरा है पाकिस्तान की ताकत आतंकवादियों समेत। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ ये चर्चा आगे जारी रहेगी। ये चर्चा में आनंद आ रहा है न सिर्फ मुझे बल्कि दर्शकों को, क्योंकि एक के बाद एक जो मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं दीपक साहब, विवेक साहब एंड प्रणय, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सैटरडे का दिन है, लोग घर में हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बढ़ता कद और पाकिस्तान की बेवकूफ़ियाँ देखने को समझने को मिल रही है। लौटेंगे जल्दी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के UNGA में संबोधन को लेकर, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की तालिबान को लेकर वकालत पर। लेकिन आपको ये बता देना जरूरी है कि आज शाम 6:30 बजे UN में सुधार और आतंक पर संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। बस अब से 7 घंटे बाद तालिबान का उपचार होगा। अब से 7 घंटे बाद पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि अब से 7 घंटे बाद UN में मोदी का भाषण होने वाला है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। प्रणय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर सहाफियों की, जर्नलिस्ट की और दुनिया की, लोकतांत्रिक मुल्कों की नजर रहने वाली है?
देखिए, अगर हम बात करें तो विश्व के सामने जो इस समय चुनौती है, कोविड-19 की चुनौती है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, ये ग्लोबल इश्यूज हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर भारत न केवल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, बल्कि इनको सुलझाने में भी भारत की एक अहम भूमिका इस लिहाज से है क्योंकि भारत दुनिया की आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज में भारत का उठाया हुआ कदम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तमाम मुद्दे आपको, तालिबान का जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के भाषण में आपको तालिबान पर से, इस शब्द से शायद जगह न मिल पाए या रेफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन टेररिज्म का मुद्दा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के भाषण में आपको मिलेगा कि टेररिज्म किस तरीके से वैश्विक चुनौती है और इसमें अगर सुधार नहीं किए गए तो इसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा यूएन के सुधार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको भारत उठाता रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी हुई संस्था में अब समय आ गया है वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर कि इसमें सुधार ऐसे किए जाएं ताकि वो जो मौजूदा हकीकत है दुनिया की उसके हिसाब से रिफ्लेक्टिव हो। तो ये वो तमाम मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री के भाषण में आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिकवरी है, इस किस तरीके से दुनिया के ज्यादातर देश साथ मिलकर ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं, जो व्यापक मुद्दे हैं उनको प्रधानमंत्री छूते नजर आएंगे। किसी एक मुल्क की या उसकी बातों को या किसी एक मुल्क के भीतर काम करने वाले किसी संगठन या पॉलिटिकल पार्टी पर बात करना भारत के प्रधानमंत्री के लिहाज से बहुत छोटी बात होगी, जैसा इमरान खान ने किया। आई लाइक दैट प्रणय। ये बताता है कि हिंदुस्तान जो है वो जिनको कहते हैं छोटी चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। विवेक काटजू साहब, दो बातें प्रणय ने ये कही है, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि यूएन में जिस तरीके के सुधार चाहिए प्रधानमंत्री उस तरफ इशारा करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, अब तक जितने भी फोरम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान का जिक्र नहीं किया, आतंकवाद पर प्रहार जरूर हुआ है उनके भाषणों में। क्या इस बार भी वही लाइन और लेंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अख्तियार करने वाले हैं? हाँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आतंकवाद पर बहुत जोर से बोलेंगे। वो दुनिया को फिर चेतावनी देंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री दुनिया को ये भी याद दिलाएं कि 1996 से आज तक यानी 25 साल हो गए हैं जब भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के नाम से जाना जाता है कि आतंकवाद को अब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, पूर्ण रूप से उसको देखना है, लेकिन दुनिया ने इसको अभी तक नकारा है। अभी तक तो यह स्थिति है कि कोई डेफिनेशन नहीं है आतंकवाद का जिस पर सहमति बन सके। हो सकता है प्रधानमंत्री इस पर फिर जोर दें कि हम सबको आगे आना है और सीसीआईटी को हमें अब आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जब तक हम इस पर सहमति नहीं बना पाए कि टेररिज्म आतंकवाद है क्या, तब तक हम पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वास्तविकता यही रहेगी कि हर देश की अप्रोच सेलेक्टिव होगी। वो आतंकवाद जिससे वो पीड़ित है उसके बारे में वो फोकस करेगा। अब आप अफगानिस्तान की स्थिति ले लीजिए। चीन ने समझौता किया है तालिबान से कि तालिबान अपनी सरजमी से ETIM जो उइगुर संगठन है जो चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले है उसको ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देगी। रूस ने कहा है तालिबान से कि आईसिस पर आप को रोकें। अमेरिका ने कहा है कि जो आतंकवादी संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय उनको आप वहां पे नहीं जमीन देंगे। उसका मतलब यही है कि वो आतंकवादी संगठन जो कि हमें निशाने पे लाते हैं। तो इसलिए अब मोदी जी सही फरमाते हैं कि अब भारत सही कहता है। 25 साल से हम कह रहे हैं कि भाई अब जब तक हम एक परिभाषा पर नहीं आएंगे कि आतंकवाद है क्या, तब तक दुनिया आतंकवाद को झेलती ही रहे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है सीसीआईटी पर आज प्रधानमंत्री जोर दें। और जहां तक अफगानिस्तान का है, अब ये देखना है कि क्या अफगानिस्तान के लोगों को, जिनसे हमारी भारत की मित्रता बहुत है, क्या उनको कुछ आश्वासन देते हैं, उनको कोई मैसेज देते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है।
और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है भारत कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह उन अफगानिस्तान की जनता को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचती रहे। अब तालिबान का नाम वो नहीं लेंगे, तालिबान का नाम वो नहीं लेंगे, आप भी ये मानते हैं? ओके, दीपक वोरा साहब, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान तालिबान का जिक्र करेंगे या उसको जिक्र किए बगैर इतना कुछ कह जाएंगे कि सबको समझ में आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है, कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है? डिप्लोमेसी में जैसे एम्बेसडर विवेक काटू ने कहा है, वीकली कई बार हम रिफर करते हैं चीजों को, लोग समझ जाते हैं। मैं अंग्रेजी में ये हमेशा कहता हूँ, इन डिप्लोमेसी जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो कई बार उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड रेफरेंसेस हमारे क्या होते हैं। हमने क्वाड की मीटिंग में भी चाइना का रेफरेंस अभी तक डायरेक्टली नहीं किया कि ये बदमाश है, लेकिन जो कुछ हम कहते हैं सारी दुनिया जानती है कि हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर विल टॉक अबाउट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, जरूर करेंगे। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इस समय जो हमारे सामने है वो तो महामारी का है, उसमें बोलेंगे कि और ज्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन एटसेट्रा, जिसके लिए हथियार नहीं चाहिए मैम, उससे निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे चाहिए और कमिटमेंट वो है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अभी सकता है कि अगले जन्म में मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, सबके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। मैं अफ्रीका में 3 विशेष सलाहकार हूं, जहां पे अकाल पड़ता था, बात आती है। और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, जहां आप रहते हैं देश के पड़ने लगे, हमने देखा है हरिकेन आइडा ने क्या तबाही मचाई थी अमेरिका के अंदर। हम ड्राउट देख रहे हैं, वाइल्ड फायर्स देख रहे हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज की जरूर बात करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल मुद्दा है। थर्ड, इंटरनेशनल टेररिज्म जरूर बात करेंगे, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे। और चौथी चीज मैम इस समय बहुत बड़ी है, जो पीएम कई बार कह चुके हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी वो कैसे होगी। सप्लाई लाइंस को आप कैसे, अपने जो सप्लाई चेन है उनको कैसे ओपन रखेंगे, वो एक ही देश कर सकता है हमारे इलाके में, इंडियन ओशन एरिया में, वो भारत है। मैम, यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन ओशन पावर नहीं है, वो अटलांटिक और पैसिफिक पावर है। वो इंडियन ओशन में आ गया है तो क्वाड के समर्थन के साथ आया है। इंडियन ओशन रीजन, प्लीज एक्सेप्ट इट फ्रॉम मी, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इज इंडिया। आपकी नेवल शक्ति यहाँ पे बहुत है, चीन डरा हुआ है और कई बार वो अपने अखबारों में लिखता है वे पता नहीं अब भारतीय नेवी फिर से क्या करेगी। और मेरे सामने इस समय, अगर मैं थोड़ी सी नजर आपसे हटा लूं मैम, मैप है वर्ल्ड का, मैं उसको देख रहा हूं। अगर आप चीन के ईस्टर्न सी बोर्ड जो उनका, जिसको वो चाइना सी, जापान देखें, ताइवान है, फिर फिलीपींस है, उसके बाद जापान है, फिर साउथ कोरिया है। ये सब बहुत मोहब्बत करते हैं चीन के साथ। और अगर जब पुश कम टू शव आया, चीन का ईस्टर्न सीबोर्ड बिल्कुल ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए अब वो सीपीईसी के जरिए, उसकी एक कॉलोनी है, अभी उस कॉलोनी के प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में भाषण दिया था, क्या नाम है विवेक उस कॉलोनी, पाकिस्तान, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, तो उसके जरिए वो जाना चाहते हैं अरेबियन सी में, ताकि उनको समुद्र का रास्ता मिले। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। 200 देश चाहते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो और उसमें अहम भूमिका, प्लीज डोंट फॉरगेट, भारत की होगी। मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना से चली गई, एक ही देश है मैम, ये फिक्शन लगता है ना सबको, एक रात अगर ऊपर से आसमान से कोई आके जितनी विदेशी फैक्ट्रियां हैं चाइना से उठा लेता है और दूसरा एक देश ढूंढता है कहां पे इनको रखूं, वो केवल भारत है। और इसीलिए नमन है इस सरजमी को, नमन है भारत को, और इसी भारत का परचम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, दीपक साहब, विवेक साहब एंड प्रणय, वहाँ यूएनजीए के उस मंच से फहराने वाले हैं। हम उस पल का इंतज़ार करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बड़ा आनंद आया आज के इस डिस्कशन में, लेट मी टेल यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।